दोस्तों ये हुंडई की i10 गाड़ी मैंने करीब 1 महीने पहले OLX से ख़रीदी थी। OLX पे मैंने देखा तो इस गाड़ी को मैं लेने गया और ये गाड़ी मैंने 1 लाख रुपए की ली थी। मैं बता देता हूँ सब चीज़ें। और जब मैं देखने गया तो ये गाड़ी सिर्फ 27,000 किलोमीटर चली थी और टायर वगैरह सब कुछ कंडीशन बहुत बढ़िया थी, इसलिए मैंने ये गाड़ी ले ली। लेकिन गाड़ी लेने के बाद दोस्तों मुझे पता चला कि मैं बुरी तरीके से ठग गया, मेरे साथ चीटिंग हो गई, मैं स्कैम में फंस गया। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी बात करूँगा। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस गाड़ी में दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। तो मैं कहूँगा कि यूज्ड गाड़ी तो पहले लेनी ही नहीं चाहिए और अगर ले रहे हो तो बहुत सावधानी से रखो। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि लोगों ने क्या कमी बताई, इसमें क्या कमी हो सकती है, और इसके अलावा मैं बात करूँगा ये हमें माइलेज क्या दे रही है। और माइलेज के साथ साथ इस गाड़ी में हम 5 साल के लिए रिन्यू करा रहे हैं, मतलब RC 5 साल के लिए एक्सटेंड करा रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। चलो अंदर आ गए। सबसे पहले विंडो को ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हवा नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब आएगी आपके पास एकदम प्रॉपर बढ़िया वाली वॉइस। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं, इस गाड़ी में मुझे जो कमी बताई गई है वो ये बताई, बहुत से ज़्यादातर लोगों ने बताया कि गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि इसमें होता क्या, एक तो RPM मीटर बहुत ऊपर रहता, मतलब बहुत ऊपर चले जाते हैं RPM, ऑटोमेटिक ये रेस लेती है, एक्सीलरेटर खुद ही लेती रहती है, तो ये एक दिक्कत है। दूसरी दिक्कत इसमें ये है कि ये झटके खा के बंद हो जाती है और फिर तुरंत चालू करो तुरंत बंद हो जाती है। कई बार झटके खा के बंद हो गई तो तुरंत चालू करने पे हम एक्सीलरेटर बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो चलती रहेगी। ठीक है, फिर एक बार मोमेंटम बना लेगी तो चलती रहेगी, स्पीड कम होगी तो बंद हो जाएगी, ये दिक्कत है। तो इस तरीके की दिक्कतें हैं। तो हमें ये लगा, मैंने एक जगह दिखाया तो उन्होंने ये बताया कि इसके जो 4 सिलेंडर होते हैं तो हो सकता है एक सिलेंडर इसका ख़राब हो गया हो तो उसमें बड़ा खर्चा आएगा। फिर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया क्योंकि घर पे भी कुछ ऐसी बातें करी जा रही है कि इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया और ये गाड़ी चल भी नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं घर पे भी प्रॉब्लम हुई है हमारे लिए है। तो फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने YouTube पे वीडियो बना के डाला तो लोगों ने कहा कि बेटा इसमें कोई ज़्यादा बड़ी कमी नहीं है, इसमें क्या है सिलेंडर वगैरह सब सही होंगे। मैक्सिमम जो चांसेस हैं वो हमें बताए लोगों ने क्लच प्लेट के। क्लच प्लेट, क्योंकि ये गाड़ी खड़ी रहती थी, ये जेन्युइन 27,000 चली हुई है। और अब बहुत से लोग कहेंगे जेन्युइन कैसे हो सकता, क्योंकि 2011 मॉडल है, 2026 में 15 साल हो गई, तो जेन्युइन 27,000 कैसे चल सकती है। तो ये जेन्युइन ही चली है, ये मोस्ट ऑफ टाइम गाड़ी खड़ी रही है, मैं जानता हूँ, क्योंकि उनकी कपड़े की दुकान थी, उनका आना जाना कहीं बाहर ज़्यादा होता नहीं था, और जब वो बाहर जाते थे तो उनके पास और भी गाड़ियाँ थी, उसका यूज़ करते थे। ठीक है, अब हुआ क्या कि ज़्यादातर लोगों ने बताया क्लच प्लेट इसके चेंज करवा दो। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो गया, क्लच प्लेट बहुत से ज़्यादातर लोग बता रहे हैं। और दूसरी जो समस्या इसमें बताई है वो ये बताई है कि जो झटके खाती है इसका, आप एक बार फ्यूल टैंक जो है ना उसको क्लीन करा दो। फ्यूल टैंक की जो फ्यूल है वो सारा साफ करा दो। खोल के होगा या कैसे होगा मुझे नहीं पता, ये बताया कि फ्यूल टैंक जो है इसका क्लीन करा दो। और तीसरी समस्या ये बताई कि फ्यूल मोटर जो होती है, हो सकता है उसमें भी दिक्कत हो, फ्यूल प्रॉपर ना भेज रही हो, तो फ्यूल की मोटर भी हो सकती है, चेंज करा दो। तो ठीक है, चलो फ्यूल टैंक साफ करा देंगे और फ्यूल मोटर चेंज करा देंगे। और ये क्लच प्लेट वाला इशू हो गया। और कुछ लोगों ने ये कहा कि RPM इसके हाई हो रहे हैं, मतलब ये एक्सीलरेटर खुद से ले रही है, तो क्या करो थ्रोटल बॉडी की आप उसको क्लीन करा दो, तो थ्रोटल बॉडी खुलवा के क्लीन करा देंगे। हाँ, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इसके सेंसर्स जो है ना, तो सेंसर साफ करा दो खुलवा के, तो चलो वो भी करा देंगे। और ऑयल फिल्टर वगैरह सब चेंज करा देंगे। ये सर्विस हुई थी तब ऑयल तो चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज नहीं हुआ था, तो एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर वगैरह ये सब चेंज करा देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि ये गाड़ी चली या नहीं चली। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि घर में भी दिक्कतें होने शुरू हो गई हैं कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 लाख बढ़ गया, इन्वेस्ट हो गया और ये गाड़ी अभी भी चलाता नहीं है, मतलब किसी काम की नहीं है। तो इतना रुपए से कोई काम करना शुरू कर देता, खुद का काम डाल लेता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो ये दिक्कतें हो गई, चलो कोई बात नहीं। अब उन्होंने हमें दे दिया, ओनर ने, जैसा कि मैंने बताया कि ये वहीं पर ही झटका ले रही थी, बंद हो रही थी गाड़ी उनके घर में ही, RPM ऊपर जा रहे थे, तो उन्होंने तो हमसे कह दिया, लेडीज़ थी, उन्होंने कह दिया कि इसकी सर्विस नहीं हुई है। ये गाड़ी फरवरी में एक्सपायर हो गई थी, मैं लेने पहुंचा तो ये अप्रैल लास्ट था, मतलब अप्रैल लास्ट या मई का स्टार्टिंग था। तो उन्होंने कह दिया कि अप्रैल में एक्सपायर हुई, फरवरी में एक्सपायर हुई, तो फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने से ये गाड़ी खड़ी हुई है। तो 3 महीने से खड़ी है, बिल्कुल चली नहीं थी, हकीकत ये थी, तो इसलिए झटके खा के बंद हो रही है। तो उन्होंने कह दिया सर्विस वगैरह कराओ, सब सही हो जाएगा। तो मैं बात मान गया भाई, मुझे ज़्यादा पता नहीं था, मैंने बाहर से देख लिया, ठीक है, अंदर से देख लो आप कितनी सही लग रही है।
तो मैं समझ गया चलो ठीक। लेकिन जब मैं आया तो रास्ते में बंद हो गई। मैंने आपको बताया था कि जब रास्ते में टूंडला नामक एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बंद हो गई। फिर मैं रात में इधर उधर मैकेनिक ढूंढ रहा था। अभी भी जब रास्ते से निकलता हूँ तो ये कई बंद हो जाती है, तो डर लगता है गली में अगर बंद हो गई तो आगे पीछे से आने वाली गाड़ियों वाले क्या कहेंगे, फालतू में गालियाँ देंगे या लड़ाई हो जाए, तो मैं इसे निकालता ही नहीं हूँ। अब उन्होंने जो हमारे साथ कर दिया, चलो कर दिया, कोई बात नहीं। मैंने तो कह दिया था भरोसे पे ले रहा हूँ, भरोसा मत तोड़ना। अब वो तो टूट ही गया, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि इसका ट्रांसफ़र का चार्ज कितना लग रहा है। पहले मैं माइलेज की बात कर देता हूँ, फिर मैं ट्रांसफ़र बताऊंगा, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी आरसी 5 साल के लिए एक्सटेंड होगी। जैसे 2011 मॉडल थी तो फरवरी में एक्सपायर हो गई, अब ये 5 साल के लिए हमारी सिटी में बढ़ रही है, तो कितने रुपए हमें देने पड़ रहे हैं। तो माइलेज की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी हमें सिटी में देती है 10 से 11 का माइलेज। सही बता रहा हूँ, कभी कभी तो सिंगल डिजिट में ही माइलेज रह जाता है। तो वैसे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो तो सिंगल डिजिट में चला जाता है। सिटी में चलाओगे 10 से 11, ज़्यादा इससे ज़्यादा देती ही नहीं है। और हाईवे पे जब मैं लेके जाता हूँ बहुत कंट्रोल स्पीड में लाइट फुट के साथ चलाता हूँ, तभी हमें 13 से मैक्सिमम हुआ तो 14 यानी 13 to 14 का माइलेज देती है, इससे ज़्यादा देती ही नहीं है। और हो सकता है ये हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम है, कुछ क्लच प्लेट ख़राब है या आरपीएम की थोड़ी सी दिक्कत है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा कम दे रही हो। तो अब मैं इन चीज़ों को फिक्स करा के फिर बताऊंगा कि ये माइलेज कितना दे रही है। जिस हिसाब से नई गाड़ी रखी है, इतनी सिर्फ चली हुई है, तो ये माइलेज 17 से 18 तो देनी ही चाहिए थी, और हाईवे पे चलाएं तो 19-20 तो देनी ही चाहिए थी, क्योंकि छोटी गाड़ी है, बहुत छोटी गाड़ी है, बट मुझे नहीं लगता इतना देगी। अब मैं आपको माइलेज बता दिया, सिटी में 9-10 और हाईवे पे 11-12, बस नहीं हाईवे पे 13 और ज़्यादा हुआ तो 14 तक का है। अब मैं आपको बताता हूँ इसके एक्सटेंड में कितने रुपए लग रहे हैं। देखो, इसके एक्सटेंड में जो टोटल खर्चा आएगा मुझे ट्रांसफ़र का अपने नाम कराने का और गाड़ी एक्सटेंड कराने की, वो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपये के आसपास। 20K का एक्सपेंस आएगा। अब मैं बता देता हूँ सेपरेटली कैसे कैसे उन्होंने मुझे बताया। देखो, सबसे पहले आगरा से वो NOC निकालेंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये 3000 हो गई, ठीक है, ये NOC की हो गई। अब इसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि एक इस पे चालान है 1000 का, तो ये चालान हो गया 1000 का। और इसके बाद एक ये पहले गाड़ी जब उन्होंने खरीदी थी तो ये फाइनेंस कराई थी SBI बैंक से, तो उन्होंने SBI बैंक से NOC तो ले ली, NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो ले लिया, बट ये NOC हमें जाके क्या करना होता, सबमिट करानी होती है RTO में। तो हमें दूसरी RC मिलती है जहाँ उस RC पे मेंशन नहीं होता कि आपने फाइनेंस कहीं कराया। तो उन्होंने ये NOC लेके RTO ऑफिस में सबमिट नहीं कराई वो NOC, तो 1000 रुपीज़ उसका होगा, मतलब ये फाइनेंस कटेगा, उसको बोलते हैं फाइनेंस कटना। तो ये फाइनेंस कटेगा 1000, इसका हो गया 5000 हो गए। और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि 5000 फीस जो है अंदर बाबू लेंगे। सीधा बोला, मैं ऑन स्पॉट बोल रहा हूँ, 5000 बाबूजी लेंगे। अब घूस कह लो या कुछ भी, मुझे खैर पता नहीं, मैंने ज़्यादा डिस्कस किया नहीं क्योंकि मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता, वो कुछ भी करें, मुझे नहीं पता। तो 5000 उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने चलो उसको बोल दिया। अब इसको मैं क्या नाम दूँ इस 5000 को, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो मैं सुविधा शुल्क दे देता हूँ, सुविधा शुल्क, ये सुविधा शुल्क है, ठीक है, क्योंकि घूस लेना और देना दोनों ही अपराध है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये घूस हमने दी है, उन्होंने कहा ये देना पड़ेगा, तो मैंने कह दिया चलो कहीं लग रहा होगा, है। अब इसके बाद उन्होंने बताया कि इसकी एक पर्ची कटेगी करीब 7000 रुपये की, 7000 रुपये की एक पर्ची कटेगी। तो चलो वो भी हमने मान लिया। अब देख लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, 7, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17,000 रुपये हो गए। हाँ, तो उन्होंने कहा ये 17,000 तो वहाँ का हो गया। और जब मैं NOC लेके आऊँगा अपनी सिटी में तो 3000 यहाँ पे सबमिट करने के लगेंगे। तो इस हिसाब से 20,000 रुपये का हमारा ये डॉक्यूमेंटेशन चार्ज हो गया। इसमें मुझे क्या होगा, गाड़ी मेरे नाम पे आ जाएगी, 5 साल का एक्सटेंड मिल जाएगा, एक्सटेंड। हाँ, एक और चीज़ थी इसमें, वो मैं भूल गया। इसमें से उन्होंने ये कहा कि ये फरवरी में आपकी एक्सपायर हो गई थी, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, ये मई लग गया था स्टार्टिंग का, तो ये 4 महीने की पेनल्टी जमा होगी क्योंकि एक्सपायर हो गई थी। तो पेनल्टी कितनी होगी, 500 रुपीज़ पर मंथ, तो 4 महीने की 2000 रुपये हो गया। तो ये 2000 रुपये इसकी पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो मैंने कहा सर आप इतना ले रहे हो, 17,000 ले रहे हो, ये पेनल्टी तो कहीं ना कहीं मैनेज करो,
तो उन्होंने कहा चलो मैं कर लूँगा। तो चलो ये 2000 रुपये की पेनल्टी है ये एक्सपायर होने के बाद, तो ये वो मैनेज करेंगे कहीं ना कहीं से। तो 20,000 रुपये का हमारा इसमें डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज आ रहा है इस गाड़ी में। और गाड़ी मैंने बताई थी कि बंद हो जाती है चलते चलते, यही इसकी सबसे बड़ी समस्या। तो लोगों ने बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट दिए मुझे। कुछ लोगों ने कहा कि गाड़ी आप क्या करते, 1 लाख रुपए से ज़्यादा इसमें जो इन्वेस्ट हुआ, आप 1 लाख डिपॉजिट करके नई गाड़ी कोई उठा लेते, न्यू गाड़ी कोई लेते, तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन था। मेरे हिसाब से भी बेस्ट ऑप्शन है। अब मैं इस गाड़ी को देखो सही करा के ही बेचूंगा, किसी को दूंगा तो सही करा के ही दूंगा। मुझे ये अच्छा नहीं लगता मैं किसी से बोल दूँ कि सर्विस कराने के बाद सही हो जाएगा, फिर वो परेशान हो जाए। तो सही हो जाएगी, वैसे ही मैं इस गाड़ी को बेच दूंगा। फिर मैंने ये सोचा जो बेचने के बाद मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं कुछ गाड़ियाँ मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं, जैसे ऑल्टो K10 या फिर मारुति की एक एस्प्रेसो आती है, एस्प्रेसो, ठीक है, K10 एस्प्रेसो, या फिर एक सेलेरियो भी आती है, वो भी बजट में नीचे है। वैगन आर का थोड़ा ऊंचा हो जाता है बजट। तो ये 3 गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा बजट में है। इसके अलावा वैगन आर और एक नियोस आती है, ग्रैंड आई-10 नियोस, वो भी थोड़ा नीचे की है। तो इन 5 गाड़ियों में से मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। K10 बढ़िया है या एस्प्रेसो या फिर सेलेरियो। बाकी वैगन आर और नियोस तक बजट एक्सटेंड करेंगे ले दे के। अगर ये दोनों अच्छी हो तो ये दोनों बता देना, ठीक है। आप लोग कमेंट में हमें ये बता देना। बाकी इस गाड़ी का हम क्या करेंगे, कैसे ये सही होगी, कैसे मिस्त्री मैकेनिक क्या कर रहे हैं, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों इस स्टेज पे मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है काफ़ी ज़्यादा, तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे किया भी है, अच्छे मुझे कमेंट आए बहुत सारे। कुछ लोगों ने कहा पुलिस को लेके वहाँ पे जाओ और उनसे कहो आपने मुझे मेरे साथ स्कैम कर दिया। तो देखो अब ये अच्छा नहीं लगता कि पुलिस वगैरह ले जाऊं, फिर कोई देखो जैसे भी है कुछ भी है मैं मैनेज कर लूँगा। अब जो है मेरे लक में जो था वो हो गया, ठीक है। मेरी गलती है क्योंकि मैंने उनकी बातों पे भरोसा कर लिया, गलती मेरी है। मैं किसी भी मिस्त्री को ले नहीं गया, मैकेनिक को मैं ले नहीं गया, मेरी ही गलती है ये। तो अब मैं जाऊँ पुलिस ले जाऊँ, चलो हो सकता वो वापस ले भी लें, चलो फिर मैं सोच रहा हूँ कोई बात नहीं, जैसा भी है हो जाएगा, मैं ही सही करा लूँगा। हो जाएगा तो सही, नहीं हो जाएगा तो फिर दोबारा से सेविंग कर लेंगे। कुछ महीने की बात है, दोबारा सेविंग करके एक नई गाड़ी ले लेंगे और ये भी बनी रहेगी। इसका बाद में सोचेंगे क्या करना है, ठीक है। तो बहुत सारा थैंक यू आप सब लोगों को। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी कमेंट में इनमें से कौन सी गाड़ी बढ़िया रहेगी वो भी बता देना, और अगर कोई दूसरा ऑप्शन हो तो मुझे वो भी बता देना। एक ही बात कहूँगा कि पुरानी गाड़ी अब कभी आप लेना मत, चाहे भले ही नई लेना, चाहे भले ही बाइक ले लो, ठीक है। और बाइक नहीं, जैसे कोई बड़ी ऊंचे लेवल की गाड़ी ले रहे हो, जैसे आप डिजायर या स्विफ्ट वगैरह ले रहे हो, तो पुरानी लेने के बजाय आप नई ले लेना, चाहे भले ही आप छोटी गाड़ी ले लेना, नई। पुरानी कभी मत लेना। मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ उसमें और मुझे ही पता मैं कितनी परेशानियाँ इस टाइम झेल रहा हूँ। तो आप लोग बस यही है कि ये पुरानी गाड़ी ले रहे हो तो बहुत सावधानी से लेना, बहुत ध्यान रख के मैकेनिक को ले जाके। मुझसे तो गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब वो देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे। बाकी इस गाड़ी के मैं और भी अपडेट आपको दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।